वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 11 पे। ये हमारा इंग्लिश मीडियम का वीडियो होगा और छोटा सा टॉपिक है ये डील करेगा लैंड रिफॉर्म्स इन उत्तर प्रदेश से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन इस पे पक्का आ सकता है, काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। अमेंडमेंट हो चुका है एक्ट में और क्यों इम्पॉर्टेंट है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या था, फिर इंडिपेंडेंस के बाद क्या रहा, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये सब कुछ हमने इसमें डिस्कस करने की पूरी कोशिश की है। आपको अच्छे से वीडियो देखना है, कीवर्ड्स प्रिपेयर करने हैं और रिवाइज करते रहना है। इसके अलावा जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं वो डेफिनेटली नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहें, खासकर हमारा यूपी PCS मेंस 2023 का जो पेड ग्रुप चल रहा है, एक हमारा स्पेसिफिकली एसए से रिलेटेड ग्रुप चल रहा है और हमारा 2024 यूपी PCS शुरुआत से सिलेक्शन वाली तैयारी का जो ग्रुप चल रहा है वो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी फ़ायदा होगा आपको, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत कम मटीरियल में बहुत अच्छा चांस बन जाएगा आपके सिलेक्शन होने का। इसके साथ शुरुआत कर रहे हैं हम हमारे GS 5 पॉइंट नंबर 11 इंग्लिश मीडियम वीडियो की। थैंक यू सो मच। चलिए, तो GS 5 पॉइंट 11 है हमारा लैंड रिफॉर्म्स उत्तर प्रदेश में। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लिखना पड़े इंडिपेंडेंस के टाइम का, प्री इंडिपेंडेंस के टाइम का, तो थोड़ा सा नॉलेज उससे रिलेटेड आपको होना चाहिए। अगर हम बात करें प्री इंडिपेंडेंस की, इसको डिवाइड कर सकते हो आप। यहाँ से हम पढ़ेंगे मीनिंग क्या होता है, कौन से डेवलपमेंट्स हुए, कौन से डेवलपमेंट इश्यूज रहे या फिर रीजंस क्या रहे लैंड रिफॉर्म्स के, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे हम। और रीजंस के लिए आपको बैकड्रॉप जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब टाइम था हमारा प्री इंडिपेंडेंस, मतलब कि अंग्रेज़ों का टाइम चल रहा था, तब ब्रिटिश राज था। यहाँ पे क्या था, फार्मर्स के पास कोई ओनरशिप तो थी नहीं लैंड की। जो लैंड लॉर्डशिप थी, मतलब जो जमींदार होते थे, जागीरदार होते थे, तो मतलब जमींदारी सिस्टम था। ये सब तो पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जागीरदारी सिस्टम था, ये सब होते थे। तो मतलब फार्मर्स जो थे, मोटी मोटी बात यह है कि फार्मर्स के पास लैंड राइट्स नहीं थे, ओनरशिप लैंड राइट नहीं थे। तो अब क्या था, बहुत सारे इश्यूज आते थे गवर्नमेंट के सामने जब इंडिपेंडेंस आई। क्यों, क्या क्या इश्यूज आए, मतलब जब ये वाला सिस्टम ऑलरेडी चल रहा था तो क्या क्या इश्यूज आए जब इंडिपेंडेंस हो गया। आपको प्री इंडिपेंडेंस का पूरी पिक्चर समझ में आ गई कि ये पिक्चर थी। क्या था, मान लीजिए लैंड है, ये बहुत ही फ्यू हैंड्स में कॉन्सेंट्रेटेड था, सबके पास जमीन नहीं थी। और देयर वाज अ प्रोलिफरेशन ऑफ इंटरमीडिएरी, जिनका कोई खुद का इंटरेस्ट नहीं था सेल्फ कल्टीवेशन में, उनके पास लैंड था बिजनेस के तौर पे बस। लीजिंग होना फ्यू हैंड्स में था, लीजिंग एक समस्या थी। लीज आउट कर दिया लैंड, पट्टे पे दे दिया, बस छुट्टी, क्योंकि खुद का मन नहीं है उसके ऊपर कल्टीवेशन करने का। अब जो ये टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, ये बड़े एक्सप्लॉयटेटिव होते थे नेचर में। लीज वगैरह पे दिया तो ये सारी चीजें इस तरीके से होती थी कि एक्सप्लॉयटेशन दिखाई देता था हर जगह। जो लैंड रिकॉर्डिंग थी, फ्यू हैंड्स में था, लीजिंग बहुत ज्यादा थी। एक इशू आया लैंड रिकॉर्ड्स का। लैंड रिकॉर्ड्स कोई प्रॉपर खास ठीक नहीं था और जिसकी वजह से क्या था, लिटिगेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। एक और प्रॉब्लम थी, वो था एग्रीकल्चर का बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ होना, बहुत ही फ्रेगमेंटेड होना, जिसकी वजह से कमर्शियल जो फार्मिंग है वो तो नहीं हो सकती थी। अब जब लैंड फ्रेगमेंटेड होता है तो यूज ऑफ सॉइल, कैपिटल, लेबर और जो बाउंड्री लैंड होते हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं, यूज ऑफ सॉइल प्रॉपर नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं थी उस वक्त जो फेस कर रहा था इंडिया। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होगा वो भी देखो, अभी आपको मैं यहीं पे बता दूंगी। बात आती है इंडिपेंडेंस की। इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या होगा, एक कमेटी बनेगी JC, आप कहीं पे नोट कर सकते हो इसको चाहो तो,
कुमारप्पन की अध्यक्षता में, चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी जिसमें प्रॉब्लम ऑफ लैंड में, क्या आप लोग देखो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद लैंड, तो यहाँ पे इस कमेटी ने कुछ रिफॉर्म मेजर्स दिए, एग्रेरियन रिफॉर्म मेजर्स। तो जो लैंड रिफॉर्म्स थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, याद रखिएगा, जो लैंड रिफॉर्म्स इंडिपेंडेंट इंडिया में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या होल ऑफ इंडिया हो, उसके बेसिक कंपोनेंट्स रहे 4। वो 4 कंपोनेंट्स क्या क्या थे? ये आप देख सकते हो। वो 4 कंपोनेंट्स ये रहे कि जो ये इंटरमीडिएरीज थे, बिचौलिए जो थे, इनको अबॉलिश कर दिया गया। एक हुए आपके टेनेंसी रिफॉर्म्स, एक ये हुआ कि सीलिंग फिक्स की गई, फिक्सिंग ऑफ सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स, और लैंड होल्डिंग्स का कंसोलिडेशन हुआ। फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम थी, उसके उल्टे देखो जो जो बातें प्रॉब्लम्स में थी उसका ऑपोजिट यहाँ पे किया गया इंडिपेंडेंस के बाद। ये हुआ फेजेस में, क्योंकि इसके लिए आप जानते हैं एक टर्म आता है पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल होना बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो पॉलिटिकल विल एकदम से नहीं आती है, वो बनते बनते आती है। इसलिए ये जो रिफॉर्म्स हुए, लैंड रिफॉर्म्स एकदम से नहीं हो गए, ये हुए फेजेस में, याद रखिएगा ये चीज। क्लियर हो गई इतनी बात? अब लैंड रिफॉर्म, आप वर्ड का मतलब क्या समझते हैं? लैंड रिफॉर्म का मतलब है एक फेयर और जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो लैंड ओनरशिप का। सबसे पहली जो हमने बात स्टार्ट करी वो लैंड ओनरशिप से करी, कि लैंड ओनरशिप नहीं थी फार्मर्स के पास। मतलब लैंड रिफॉर्म्स देख लीजिए आप फिर से, जो मैंने आपको बातें बताई। अबॉलिशन हो जाए मिडिलमैन का, इंटरमीडिएरीज खत्म हो जाए, टेनेंसी रिफॉर्म्स आ जाए, कंसोलिडेशन हो जाए लैंड का, और सीलिंग हो जाए लैंड पे। भाई एक फैमिली के पास इतना लैंड, एक बंदे के पास इतना होना चाहिए, और जो सरप्लस लैंड है, जो एक्स्ट्रा लैंड है, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो जो कि लैंडलेस है। ऐसा होता तो नहीं है ना? तो ऐसी ओनरशिप अरेंज करना लैंड की दैट इट कैन बी यूज्ड टू द मैक्सिमम। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव था लैंड रिफॉर्म्स का। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इंडिया में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू रहा है जब से देश आजाद हुआ है। उत्तर प्रदेश आप जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट है, सारा रूरल एरिया, गांव का सारा इलाका कृषि पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। हाउएवर जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही स्क्यूड रहा है। क्यों? बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन है जिसके पास ओनरशिप राइट्स हैं ज्यादातर लैंड के। ये एक प्रॉब्लम रही ही रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब कुछ ही लोगों के पास लैंड होगा तो जो ज्यादातर लोग हैं वो क्या रहेंगे, वो या तो लैंडलेस रहेंगे या फिर वो मार्जिनल फार्मर्स रहेंगे, जो बेसिक अपनी जो होती है ना ब्रेड एंड बटर, वो भी नहीं कमा पाएंगे लैंड से। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए उत्तर प्रदेश में इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, बहुत सारे रीजंस रहे जिसकी वजह से आप जानते हैं जमींदारी सिस्टम, इसको अबॉलिश किया गया। पहली बात तो ये थी कि जो ये जमींदारी सिस्टम था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही काफी लॉस दे रहा था। एक और रीजन रहा कि अनइकोनॉमिकल था, ये कोई खास इकोनॉमी से रेज नहीं हो पा रही थी स्टेट को, और एग्रीकल्चर की जो यील्ड थी, जो प्रोडक्टिविटी थी, वो बहुत कम होती जा रही थी। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अबॉलिशन हुआ जमींदारी का, और एक एक्ट आया फोर्स में जिसको बोला गया उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950। अगर आप लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, यूपी के लैंड रिफॉर्म्स के बारे में लिख के आएंगे तो आपको ये एक्ट का नाम जरूर लिखना ही लिखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो एसोसिएटेड समझते हैं हम लैंड रिफॉर्म से यूपी में, वो क्या क्या रहे ये देख लेंगे अब हम। सबसे पहले तो अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एक्ट आया, आपने भी देखा 1950 का एक्ट आया, और ये लागू हो गया था। ये मतलब जुलाई 1 1952 को जमींदारी सिस्टम यहाँ से हटा दिया गया, जो ये 1950 का एक्ट आया इससे। अब इससे जमींदारी सिस्टम को रिमूव करने से हुआ क्या? जमींदारी सिस्टम को रिमूव करने से हुआ ये कि जो लेयर ऑफ इंटरमीडिएरीज थी, एक तरफ तो हैं कल्टीवेटर्स, देखो एक तरफ है आपके कल्टीवेटर्स और एक तरफ है आपका स्टेट। इसके बीच में जो ये इंटरमीडिएरीज थी की लेयर थी, इसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया। रिफॉर्म एक्चुअली ये मोस्ट इफेक्टिव रहे बाकी के रिफॉर्म से। मोस्ट ऑफ एरियाज में इन्होंने सक्सीड कर लिए, क्योंकि जो सुपीरियर राइट्स थे ना जमींदार के लैंड के ऊपर,
उसको इन्होंने सक्सीड कर लिया और इसी की वजह से उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर जो है उसको कमजोर कर दिया। तो इससे फायदा ये हुआ कि जो एक्चुअल लैंड होल्डर्स थे या कल्टिवेटर्स थे उनको बड़ा बेनिफिट हो गया। जाहिर सी बात है वो स्ट्रेंथन हो गए। समझ आ गई इतनी बातें? कल्टिवेटर्स और स्टेट के बीच में खड़े जो इंटरमीडियरीज थे उनके रिमूव होने से क्या होगा, कौन सा सिस्टम स्ट्रेंथन हो जाएगा, एक डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये समझ लीजिए अबॉलिशन से करीब करीब 2 करोड़ टेनेंट्स जो थे वो ओनर बन गए अपने लैंड के। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो सोचिए आप। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आप एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, when the zamindari system got abolished, it put an end to a parasite class, end of a parasite class। ये पैरासाइट ही तो थे, दूसरे मेहनत कर रहे हैं, ये मजे ले रहे हैं। ये कीवर्ड है, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा लैंड गवर्नमेंट पोजीशन में आ गया और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा लैंडलेस फार्मर्स के लिए। फायदा क्या हुआ इससे, अब एक कंसिडरेबल एरिया जो था कल्टिवेबल लैंड का और प्राइवेट फॉरेस्ट का जो इंटरमीडियरीज के पास था वो कहाँ चला गया, वो स्टेट के पास चला गया। और जो ये लीगल अबॉलिशन हुआ इसकी वजह से कल्टिवेटर्स, मैंने आपको बताया, अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो गया स्टेट के साथ। वो एक फायदे वाली बात हो गई। ठीक है, तो एक तो हुआ ये वाला काम सबसे इंपॉर्टेंट। फिर आता है आपका लैंड सीलिंग एक्ट, मतलब सीलिंग लिमिट रखी जाए लैंड पे। उत्तर प्रदेश ने इनैक्ट किया लैंड सीलिंग एक्ट 1960 में, जिसने मैक्सिमम अमाउंट को सेट कर दिया कि भाई इतना मैक्सिमम है, आप इतना लैंड इंडिविजुअल या फिर एक हाउस होल्ड कर सकता है। इनिशियली दिस लिमिट वाज फिक्स्ड एट 40 एकर्स बट देन इट वाज रिड्यूस्ड टू 12.5 एकर्स। ठीक है, तो लैंड सीलिंग एक्ट्स का बेसिक मतलब ये था सिंपल टर्म्स में कि जो सीलिंग्स हैं लैंड होल्डिंग्स में, दैट रेफर टू लीगली स्टिपुलेटिंग द मैक्सिमम साइज। ठीक है, बियॉन्ड विच नो इंडिविजुअल फार्मर और अ हाउस होल्ड कुड होल्ड एनी लैंड। इसका भी यही था, इट डेटर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। पहला प्रॉब्लम देखा था ना ऊपर कि फ्यू हैंड्स में से लेके लैंड को सबके पास डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली चीजें आई, बहुत सारी कमिटीज बनी, बहुत सारी चीजें हुई। इन रिफॉर्म्स की वजह से स्टेट जो था उसको आइडेंटिफाई करना था और पोजेशन में लेना था सरप्लस लैंड को। भाई सीलिंग वाला तो आपको मिल जाएगा, जो ऊपर का होगा वो स्टेट के पास चला जाएगा। अब स्टेट उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई करेगी, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी टू द लैंडलेस फैमिलीज एंड हाउस होल्ड्स जो बाकी की स्पेसिफाइड कैटेगरीज में भी हैं, जैसे कि SCs हैं, STs हैं, उनको भी वो लैंड मिलेगा। ठीक है, एक आई ये वाली चीज। अच्छा, इस वाली चीज से चलिए मैं आपको प्रॉब्लम से भी इकट्ठा बता दूंगी, यहीं पे सुन लीजिए, आपको लिखना इसी में लिख लीजिएगा। जमींदारी जो रिफॉर्म्स थे उनसे एक प्रॉब्लम आई निकल के। अब हर एक की आपको प्रॉब्लम भी पता होनी चाहिए। जमींदारी की वजह से जो लैंड लॉर्डिज्म था या फिर जो टेनेंसी थी या फिर जो शेयर क्रॉपिंग के सिस्टम से वो कंप्लीटली वाइप आउट नहीं हो पाए। इसने क्या करा, जो टॉप लेयर थी ना लैंडलॉर्ड्स की, अच्छा मल्टी लेयर्ड है हमारा एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर, आप ये लिख के आएंगे, उसकी सिर्फ टॉप लेयर को रिमूव किया, जिसकी वजह से एविक्शन बहुत ज्यादा हुए, जिसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, सोशियो इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हुई। ठीक है, तो ये वाली आपको एक चीज याद रखनी है कि जमींदारी सिस्टम की वजह से बहुत सारे इविक्शंस भी हुए, क्योंकि जमींदारी सिस्टम ने टॉप लेयर को रिमूव किया था। बात करें लैंड सीलिंग्स लगाने की, इसमें भी बहुत सी चीजें इश्यूज आई। एक तो पहली चीज तो कोई खास फायदा ही नहीं हुआ, अरे कौन छोड़ेगा अपनी जमीन, आप ही बताओ। टूथलेस प्रूव हुआ ये एक्ट, बहुत सारे लूप होल्स थे, स्ट्रैटेजीज लगाएंगे लोग, बाग दिमाग लगाते हैं फिर बहुत ज्यादा। कुछ जो बहुत लार्ज एस्टेट्स थे, बहुत बड़े बड़े एस्टेट्स थे, उनको तोड़ दिया गया। मोस्ट केसेस में लैंडलॉर्ड्स ने क्या करा, अपन एक आध थोड़ी होता है क्या बोलते हैं बंदा, बहुत सारे लोगों के नाम जमीन करनी स्टार्ट कर दी, सर्वेंट्स के नाम जमीन स्टार्ट कर दी, जिसको बोला गया बेनामी ट्रांजैक्शंस या फिर बेनामी ट्रांसफर्स। सुना होगा आपने इसके बारे में। तो वो जो लैंड सीलिंग का एक्ट आया ना, उसकी वजह से बेनामी ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका कंट्रोल रहेगा, भाई नौकर तो उनका है, तो वो तो अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ कर पाएगा। कुछ जगह पे रिच फार्मर्स जो थे उन्होंने एक्चुअली डिवोर्स दे दिया अपनी वाइफ को, लेकिन उनके साथ ही रहने लगे इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रोविजंस ऑफ द लैंड सीलिंग एक्ट, जिसकी वजह से एक सेपरेट शेयर हो गया अनमैरिड विमेन का, बट नॉट फॉर वाइफ्स। ठीक है, ऐसी ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स आई। तो बहुत ही बड़ा ये था लैंड रिफॉर्म जो इंडिया में लाए गए, बहुत ही प्रॉब्लम वाली चीज थी ये। ठीक है,
फिर हुआ आपका भूदान और ग्रामदान मूवमेंट। इसके बारे में आपको पता होगा, भूदान और ग्रामदान मूवमेंट आप जानते हैं, विनोबा भावे थे एक सोशल रिफॉर्मर, इन्होंने ये इसकी शुरुआत की थी। ये डिसाइपल थे, शिष्य थे किसके, महात्मा गांधी के। इन्होंने प्रॉब्लम्स फेस करी थी, कहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम इन्होंने सबसे पहले पोचमपल्ली में फेस की थी, तेलंगाना 1951 में। हरिजन्स जो थे वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, नॉन वायलेंट रिवोल्यूशन इन इंडियाज लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम। अब जो ये मूवमेंट था, इसका मतलब ये था बेसिकली, यहाँ पे ये था कि जितने बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं वो वॉलंटरली डोनेट करें लैंडलेस फार्मर्स को। ठीक है, तो 1951 में ये स्टार्ट हुआ। अब यहाँ से क्या होता है, इनकी अपील, ये इतने मास लीडर थे, इतने फेमस लीडर थे कि लैंड ओनिंग क्लास ने मान ली ये बात कि हाँ हम कुछ पार्ट अपना लैंड का डोनेट कर देंगे। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने पूरी असिस्टेंस दी इनको, पूरा सपोर्ट किया, और ये प्रॉपर भूदान जो था उसने स्टार्ट करा ग्रामदान। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था ग्रामदान का, कि लैंड ओनर्स को, लीज होल्डर्स को परसुएट करना कि वो अपने लैंड राइट्स छोड़ दें और लैंड जो है वो प्रॉपर्टी बन जाए विलेज एसोसिएशन की। सोचिए आप, पूरा का पूरा गांव की प्रॉपर्टी हो जाए वो, जिससे एक इगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और जॉइंट कल्टीवेशन हो सके। तो पहला विलेज जो इसके अंडर आया वो था मगरोट हरिपुर का, जो कि आप जानते हैं कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब सक्सेसफुल इतना ज्यादा था ये मूवमेंट कि इट वॉज द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इतना बड़े मूवमेंट, इंडिपेंडेंस से पहले तो बहुत सारे मूवमेंट चले, आपको पता ही है। इंडिपेंडेंस के बाद ये इतना बड़ा मूवमेंट हुआ साबित कि इसने एक मॉरल एम्बियंस क्रिएट किया। ठीक है, जिसने प्रेशर डाला बिग लैंडलॉर्ड्स पे। इसने पॉलिटिकल एक्टिविटी इतनी बढ़िया कर दी, पीजेंट्स को, लैंडलेस को, इन्होंने फर्टाइल ग्राउंड दिया पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और भाई किसान की वोट जिसको मिल रही है वो तो फिर जीतेगा ही जीतेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज है। फिर क्या होता है बाद में, ड्रॉबैक्स भी थे इसके कुछ। जो लैंड डोनेट हुआ वो मोस्टली वो था जो अनफर्टाइल था, या जो लिटिगेशन के एंटर था ऑलरेडी, और जो विलेजेस में स्टार्ट हुआ था जहाँ पे क्लास डिफ्रेंसिएशन इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डिफरेंसेस आने लगे लैंड ओनरशिप में, ट्राइबल एरियाज में। तो जहाँ पे डिस्पैरिटी थी ना लैंड होल्डिंग्स में, वहाँ पे ये मूवमेंट इतना सक्सेसफुल एक्चुअली नहीं हो पाया। फिर बाद में ज़्यादा रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल नहीं थी इस मूवमेंट में। फिर पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी काफ़ी मिला इसको। 1969 तक आते आते आप देखेंगे काफ़ी पीक पे था ये मूवमेंट, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंस इसका कम होता चला गया, क्योंकि ये प्योर वॉलंटरी मूवमेंट के तौर पे स्टार्ट हुआ था, फिर ये गवर्नमेंट सपोर्टेड मूवमेंट बन गया। तो 1967 तक आते आते विनोबा भावे जो हैं इस मूवमेंट से निकल गए बाहर, तो वो जो है मास बेस जो था उसका, जब लीडर ही थोड़ा सा वो हो जाते हैं तो इतना बेस नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ें बता दी हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीलिंग सरप्लस लैंड। अब यहाँ पे जो ये लैंड सीलिंग एक्ट बना, मैंने आपको बताया उसमें सरप्लस लैंड बाहर निकला। बात करें अगर एनुअल रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, तो 2006-07 में जो ये था पूरा इतना एकड़ लैंड था जो सीलिंग सरप्लस डिक्लेयर किया गया उत्तर प्रदेश में। फिर कुछ लैंड ऑक्यूपाई किया गया, उसमें से इतना ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो फैक्ट ये था कि जो 70% लैंड था जिसको सरप्लस बनाया गया, that has been distributed so far speaks volumes about the not so much success of the sealing measures. इतना ज़्यादा सक्सेसफुल ये जो सरप्लस लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था ये नहीं हो पाया। ठीक है, तो एक ये बात आप ज़रूर लिख के आएंगे। फिर लैंड रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन। आप भूलेख वाला आपने पूरा पढ़ा था, जहाँ पे आप प्लॉट खरीदने बेचने वाले थे लास्ट लेक्चर में, उसने यूपी ने भूलेख प्रोजेक्ट लॉन्च करा 2016 में, डिजिटाइज किया लैंड रिकॉर्ड्स को। डिजिटाइजेशन तो काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है, पुराना थोड़ी है, जिससे ये अच्छे से एक्सेसिबल रह सके फार्मर्स के लिए। 2022 तक देखिए आप, प्रोजेक्ट ने 92% टोटल लैंड पार्सल्स को डिजिटाइज कर दिया है स्टेट में। ठीक है, तो ये जो नए वाले रिफॉर्म्स है ना, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो नए रिफॉर्म्स हैं वो जरूर आपको लिखने ही लिखना। फिर क्रॉप इंश्योरेंस, बहुत अच्छी बात हो रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नाम तुरंत याद आना चाहिए, क्रॉप इंश्योरेंस का नाम सुनते ही। This was launched in UP in 2016 and it provided insurance to the farmers in case of crop failure. तो अगर हम देखें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर का, तो यूपी का रिकॉर्ड रहा है फसल बीमा योजना जो ये थी, इसमें एनरोलमेंट्स का सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट्स यहीं से हुए, सारे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से एनरोलमेंट्स हुए 2019-2020 वाले टाइम पीरियड में। टाइमली डिस्पोजल ऑफ लैंड डिस्प्यूट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
इतने, अब आपको पता ही है जब केसेस इतने सारे पेंडिंग है कोर्ट में, तो पता नहीं 65,000 66,000 के करीब तो लैंड डिस्प्यूट केसेस ही हैं यूपी में। गवर्नमेंट ने बहुत सारे लिए हैं, आप जानते होंगे, ई कोर्ट स्टार्ट हुए हैं, एडिशनल जज बैठते हैं जो कि ये जमीन वगैरह पे तो सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है, गाँव वगैरह में जाके देखो आप। उत्तर प्रदेश ने वरासात अभियान, ये आप देख सकते हैं, स्टार्ट किया, जिससे जो ये लैंड के सक्सेशन डिस्प्यूट्स हैं इनको डिस्पोज ऑफ किया जा सके एक अच्छे तरीके से, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मैनर। ये 2 महीने तक कैंपेन चला, 5 लाख एप्लीकेशंस इसमें आई थी और मैक्सिमम जो थे इसमें से डिस्प्यूट्स उनको सेटल कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको लिखनी ही लिखनी है। अच्छा, एक और आए थे जो आए थे आपके टेनेंसी रिफॉर्म्स, सुना ही होगा आपने। इसमें क्या हुआ था, जब जमींदारी अबॉलिशन एक्ट पास हुआ तो दूसरा क्या था, दूसरा टेनेंसी रेगुलेशन था प्रॉब्लम। जो रेंट पे कर रहे थे टेनेंट्स प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा था, इट वाज एक्सॉर्बिटेंट। 35% से 75% हुआ करता था ग्रॉस प्रोड्यूस थ्रू आउट इंडिया। तो टेनेंसी रिफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव क्या था, अगर आपको लिखने को आ जाए तो टेनेंसी रिफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव ये था कि रेगुलेट करें रेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दें और ओनरशिप दी जाए, कॉन्फर ओनरशिप टू दी टेनेंट्स। तो फिर इसमें कुछ चेंजेस आए अलग अलग में, कुछ फेयर रेंट फिक्स हुआ और कुछ स्टेट्स ने किया, कुछ स्टेट्स ने नहीं किया। तो रिफॉर्म ने क्या किया, रिफॉर्म ने एक अटेम्प्ट किया कि आउटलॉ किया जाए टेनेंसी को पूरी तरीके से और रेगुलेट करें रेंट्स को, जिससे कि कुछ सिक्योरिटी मिले टेनेंट्स को। ठीक है, अब इसमें भी इश्यूज आए। इसमें इश्यूज किस किस तरह के से आए कि जो ये लॉज थे इनको इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा इशू होता है। बात तो बन जाती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करना, लेक्चर देख लिया, रिवाइज करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, पेपर पे लिख के देखना, इसमें इश्यूज आते हैं ना। तो प्लान डॉक्यूमेंट्स पे बहुत एम्फेसिस था, कुछ स्टेट ने लेजिस्लेशन ही पास नहीं किया, कुछ स्टेट्स ने इंडिया में कंप्लीटली अबॉलिश कर दी टेनेंसी, कुछ ने बता दिया अच्छा ये राइट्स रहेंगे टेनेंट्स के, ये राइट्स रहेंगे शेयर क्रॉपर्स के। अब रिफॉर्म्स आए, उन्होंने एरियाज को रिड्यूस कर दिया अंडर टेनेंसी, लेकिन उसकी वजह से बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ टेनेंट्स था जिसने एक्वायर किया था ओनरशिप राइट्स। ये वाली एक प्रॉब्लम सामने आई। ठीक है, तो सीलिंग्स, टेनेंसी रिफॉर्म्स, जितनी चीज़ें हैं जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए, जैसे ये एंड ऑफ अ पैरासाइट क्लास, मॉरल एम्बियंस जिससे आया, ये सारी चीज़ें प्लीज़ रिवाइज करते रहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, बच्चों की तरह एकदम नर्सरी में जैसे पढ़ाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इस चीज़ को आप देखते चलिए। एक और काम जो हुआ वो मैंने आपको जो ऊपर बताया था वो ये था कि कंसोलिडेशन हुआ लैंड होल्डिंग्स का। अच्छा, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन का मतलब है जो फ्रैगमेंटेड लैंड्स हैं उसका रीऑर्गेनाइजेशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन करना एक प्लॉट में। ठीक है जी, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, वर्क अपॉर्चुनिटीज कम है नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में, तो प्रेशर बढ़ता है लैंड पे, आप जानते ही हैं, जिसकी वजह से फ्रैगमेंटेशन बढ़ जाता है लैंड होल्डिंग्स का। फ्रैगमेंटेशन की वजह से ना बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है, आप पूछेंगे कोई बात नहीं, किसी के पास कम जमीन है तो क्या होगा। फ्रैगमेंटेशन की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, इरिगेशन मैनेजमेंट का जो काम होता है, पर्सनल सुपरविजन होती है, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसकी वजह से आया कंसोलिडेशन करना। मान लीजिए इस एक्ट में ये बोला गया कि एक फार्मर है जिसके पास कुछ प्लॉट्स हैं लैंड के गांव में, तो उन लैंड को कंसोलिडेट करके उसको एक बड़ा लैंड दे दिया जाए या फिर एक्सचेंज कर दिया जाए, मतलब वो सारे उससे ले लिए जाएं और कहीं पे उसको एक पूरा बड़ा प्लॉट दे दिया जाए। ठीक है, अब ज्यादातर स्टेट्स ने ये लॉज इनैक्ट किए थे, हमारे स्टेट ने भी किया था। ठीक है, पंजाब हरियाणा में कंपलसरी कंसोलिडेशन हुआ था लैंड्स का, लेकिन कुछ स्टेट्स ने कंसोलिडेशन जो है वो वॉलंटरी बेसिस पे भी किया था। खैर, लेकिन आपको बताने की बात है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, जो सब डिवीजन होता है ना, टुकड़ों में बट जाती हैं चीजें, उससे छुटकारा मिल गया। इट सेव द टाइम एंड लेबर ऑफ द फार्मर्स। भाई इरिगेशन में, कल्टिवेशन में इतना टाइम लगा रहा है, वो अलग अलग जगह जाके वो एक ही जगह कर लेगा ना वो काम। एंड द रिफॉर्म ऑल्सो ब्रॉट डाउन द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, और इससे क्या होता है, इससे लिटिगेशन रिड्यूस हो जाते हैं। समझ आ रही हैं चीजें। अब रिजल्ट ये था कि एडिक्वेट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट तो मिला नहीं, इन टर्म्स ऑफ कंसोलिडेशन ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा, लेकिन पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बहुत कमाल का टास्क हुआ, बिकॉज द कंसोलिडेशन टास्क वाज वेल कंप्लीटेड। आप लिख के आ सकते हैं ये चीज, क्योंकि जहां जो काम उत्तर प्रदेश में हुआ है बाकी स्टेट्स में नहीं हुआ है, वो अपने आंसर में लिख के आना ना, कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स फेल्ड टू इम्प्लीमेंट इट बट यूपी वाज वन ऑफ द स्टेट व्हिच इम्प्लीमेंटेड इट सक्सेसफुली, ऐसे लिख के आना। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें चलती रही। तो अब मैंने आपको मेन चीजें सारी
बता दी है, ठीक है। अब ना हो जाए गलत बिल्कुल भी क्वेश्चन। चलो, अब रीजंस क्या रहे लैंड रिफॉर्म्स के। अब तो बहुत ही देखो, इतना बस शुरू के 15-20 मिनट अगर दिमाग लगा लो ना थोड़ा सा, बहुत ही फिसलने लगेगा फिर क्या बोलते हैं आंसर। मतलब ऐसा मत फिसला देना कि लिख के ना हो कुछ। तो जमींदारी सिस्टम, रीजन जमींदारी सिस्टम था, मैंने आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश भी जमींदारी सिस्टम के अंडर था। ये एक फ्यूडल सिस्टम था लैंड ओनरशिप का। समझते हैं फ्यूडल सिस्टम का मतलब या नहीं समझते? क्या होता है फ्यूडल सिस्टम, कोई बताएगा या मैं ही बताऊं? सामंती व्यवस्था जिसको कहा जाता है। क्या होता है फ्यूडल सिस्टम? Feudal system, feudalism is basically a system in which people were given land and protection by people of higher rank and they worked and fought for them in return. ये होता है ना फ्यूडलिज्म। ये बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था, मतलब गुप्तास कुशांस के टाइम पे भी फ्यूडलिज्म था, लेकिन अंग्रेजों ने इसको बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना एक्सप्लॉइट किया। थे ही सबसे बड़े एक्सप्लॉइटर्स दुनिया के। तो जमींदार जो वेल्दी लैंड ओनर्स हैं, पैसा बहुत है, आलसी हैं, पर उन्होंने बड़े बड़े लैंड्स पे कंट्रोल किया हुआ है, वो रेंट ले रहे हैं टेनेंट फार्मर्स से। इससे क्या होगा, बेचारा जो लैंडलेस फार्मर है वो कभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसकी मेंटेन नहीं हो पाएगी, वो गरीब का गरीब ही रह जाएगा, क्योंकि ये तो उससे पैसा चूसने में लगे रहेंगे ना। देखा जाए तो अबॉलिशन जो है जमींदारी सिस्टम का सबसे बड़ा रीजन था फॉर द लैंड रिफॉर्म्स इन उत्तर प्रदेश। उसकी जान लिए जा रहे हैं, बेचारा गरीब है, वो गरीब का गरीब है, उसको एक्सप्लॉइट की जा रहे हैं। ये जो जमींदार थे ना, आपने देखा होगा, ये 1857 के रिवोल्ट में नहीं इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये किसी मूवमेंट को पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ये चाहते ही नहीं थे अंग्रेज जाए, इनकी तो ऐश खत्म हो रही थी ना। क्योंकि कायदे से अगर आप देखो, पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये जमींदार सिस्टम्स, वो कहते नहीं, ये ब्रेक वाटर्स की तरह काम किया है इन्होंने जमींदारों अंग्रेजों के साथ। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ये जो सिस्टम था, तो ये जो है अबॉलिश करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर आपका लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको बताया ही, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा लैंड तो सबको बेचारों को अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना, हर कोई अच्छे से जिएगा। बात करते हैं हम कल्याणकारी राज्य की, सोशल वेलफेयर की, तो इन सब चीजों में ये सब भी तो आता ही है ना, और ये तो ग्रास रूट लेवल की बातें हैं, ये तो महात्मा गांधी का सपना ही गांव में है। तो गवर्नमेंट ने छोटे छोटे बड़े बड़े होल्डिंग्स को ब्रेक किया और उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया, जो सरप्लस लैंड था लैंडलेस और स्मॉल फार्मर्स में। ऐसे प्रॉपर पॉइंट्स में लिखिएगा आप। इंप्रूवमेंट इन सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस, मैंने आपको बताया डायरेक्ट इंप्रूवमेंट होगा सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस में जब लैंड रिफॉर्म्स हो जाएंगे, सबके पास जमीन होगी, सब दो रोटी आराम से खा रहे होंगे, तो उसकी वजह से समाज में एक कंपैशन बनेगा, हार्मनी बनेगी। तो गवर्नमेंट ने दे सॉट टू प्रोवाइड फार्मर्स विद द मींस टू इन्वेस्ट इन देयर फार्म्स एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और जब अपना फार्म होता है ना, तो बंदा 4 चीजें जुटाता है, अच्छा चलो ये खरीद लो, धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करके, तो उससे क्या होता है, आप देखेंगे खुशहाली आती है। ये सब चीजें लिख के आनी आपको। पॉलिटिकल प्रेशर भी जाहिर सी बात है एक रीजन था ही। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, दे वर डिमांडिंग दैट लैंड रिफॉर्म्स शुड बी देयर टू इंप्रूव द स्टेटस ऑफ फार्मर्स एंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। करेक्ट। देन नेशनल पॉलिसी, आप जानते ही हैं जोर शोर से चल रहा था लैंड रिफॉर्म्स का मुद्दा। लैंड रिफॉर्म्स वर आल्सो पार्ट ऑफ द नेशनल पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट कर रही थी बहुत से मेजर्स, बहुत से लॉज आ रहे थे, और आप जानते ही हैं वो सब पूरा 9th शेड्यूल उसमें रखा जा रहा था, जिससे नहीं उनको फंडामेंटल राइट्स का हार्म हो एंड ऑल, राइट टू प्रॉपर्टी, कितना कितना कुछ चेंज हुआ। ये सब कुछ आप इसमें इंटरलिंक कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश भी पॉलिसीज ला रही थी, जैसे नेशनल पॉलिसी थी लैंड रिफॉर्म्स की, उसी की लाइन में यूपी की गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही थी, करेगी, जाहिर सी बात है। कुछ और ऑब्जेक्टिव्स थे, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाना एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट था ही उस वक्त, मिडिलमैन इंटरमीडियरीज इनको एलिमिनेट करना, सोशल जस्टिस लेके आना बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस लैंड, एक्सप्लॉयटेशन जो टेनेंट्स का हो रहा था उसको रोकना, लैंड होल्डिंग्स पे लिमिटेशंस करना, कंसोलिडेशन करना लैंड होल्डिंग्स का, एक इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग को क्रिएट करना जो कि एक रैशनल और साइंटिफिक यूज कर पाए लिमिटेड एग्रीकल्चर लैंड का, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, फूड सिक्योरिटी, आप जानते हैं मेन मुद्दा है, प्रोडक्टिविटी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, and to ensure social justice by abolishing the zamindari system and freeing small farmers from exploitation. फिर कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या हैं लैंड रिफॉर्म्स में, आपको चैलेंजेस भी लिखेंगे आप जरूर। जो ये बड़े लैंड ओनर्स हैं, जाहिर सी बात है भाई, इन्हें तो प्रॉब्लम होगी ही, रेजिस्टेंस तो ये दिखाएंगे ही दिखाएंगे कुछ ना कुछ। तो जो ये बिग लैंड होल्डर्स हैं who were losing their holdings, किसको पसंद है भाई, ये प्रॉपर्टी सब इंसान इकट्ठा करना चाहता है, गंवाना थोड़ी चाहता है।
So they will oppose the implementation of land reforms. They will use their political power, their economic power. They will use, definitely they will resort to some kind of violence also to oppose the government's efforts to redistribute the land. फिर आते हैं इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज. ये तो मेन इश्यूज होते ही होते हैं. इसमें क्या होगा, बहुत से चैलेंजेस फेस करेंगे, जैसे कि सफिशिएंट फंडिंग नहीं होगी, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, करप्शन तो खैर है ही एक मेन प्रॉब्लम, एंड दीज इश्यूज विल हिंडर the effective implementation of land reforms, and in some cases it will result in the program failing to achieve its objectives. ये भी एक प्रॉब्लम आएगी. फिर है आपका लैंड रिकॉर्ड सिस्टम. मैंने आपको ऊपर भी बताया था, लैंड रिकॉर्ड सिस्टम जो है वो आउट ऑफ डेट है, बहुत सारे एरर्स हैं, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है टू डिटर्मिन लैंड ओनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस इशू लीड्स टू डिले इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड एंड डिस्प्यूट्स ओवर द ओनरशिप ऑफ द लैंड. लैक ऑफ अवेयरनेस. बहुत से फार्मर्स हैं, रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स, दे आर नॉट सो मच लिटरेट, दे डोंट नो what is the land reform policy and what is not. So this lack of awareness makes it very challenging for the farmers to access government programs and services, and it limits the effectiveness of all these policies which the state governments and the national governments are ushering in. ऐसे सुंदर सी लाइन आप लिख के आ सकते हैं. ठीक है. Then there are socio-cultural barriers. Socio-cultural constraints हैं, जैसे caste system is there, patriarchal attitudes, they also pose challenges to the implementation of land reforms. इन barriers की वजह से access to land ownership, challenge for women, marginalized communities, and they limit the effectiveness of these policies which aims at reducing inequality. फिर है आपका political instability. Political instability अगर रहेगी state में, so it will, what does it include? It include frequent changes of the government. जाहिर सी बात है, जो गवर्नमेंट आती है वो अपनी नई पॉलिसी लाती है, पुराने वाली सारी बंद हो जाती है. पढ़नी, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे बच्चों को पढ़ती हैं. ठीक है. So it poses another major challenge in the way of effectively implementation of land reforms. And changes in government often results in policy changes, making it difficult to establish a coherent and long-term approach to land reforms. So these are the keywords. Please note them. Clear? अब रीजंस क्या रहे, रीजंस फेल्योर के लैंड रिफॉर्म्स के क्या रहे, ये और थोड़ा सा और डिटेल में देख लो. पॉलिटिकल विल नहीं है, इतनी मन नहीं है जी, और अनऑर्गेनाइज्ड, फोर्थराइट एंड पैसिव नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स. कुछ तो लोग अपना उद्धार खुद नहीं चाहते, हर कोई थोड़ी ना, उसमें फिर पर्सनल विल भी तो आती है. देन एटीट्यूड ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज इंडिफरेंट. Then lack of up-to-date land records, legal hurdles are in the way of implementation of land reforms. Then you have transfer of land to family members, मैंने आपको बताया. Lack of uniformity in land reform laws. मैंने आपको जितना बेस आपका तैयार कराया शुरू के 10 मिनट में, उससे आपको सब कुछ ईजी लग रहा होगा, और अगर ईजी लग रहा है तो फिर कमेंट करके आप जरूर बताइए मुझे. Limits of retention of land for individual farming, role of corrupt, inefficient, ineffective administrative machinery, social consciousness नहीं है, and the rise of new agriculture technology. उससे मतलब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का आना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ दे आर नॉट एबल टू कीप अप. अब ये सारे मेजर लैंड रिफॉर्म्स थे जो स्टेट में आए, ये 2 बार आ गया है, मतलब वो उसी में ऐड कर लेना इसको, आप सब कुछ सेम ही है, नथिंग डिफरेंट. दीज आर द मेजर लैंड रिफॉर्म्स विच वर इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट. आप देख सकते हैं जमींदारी सिस्टम अबॉलिश हुआ 1950 में, तो जो ओनरशिप था वो ट्रांसफर हुआ फ्रॉम जमींदार टू द टेनेंट्स. कोई कल्टिवेटर्स इधर स्टेट इधर, बीच से जमींदार उड़ गए. And zamindari system was a feudal system. It allowed landlords to collect rent from tenants and exercise control over the land. और rents आप जानते हैं, मैंने आपको बताया, बहुत ही exorbitant होते थे. They were very high. They were very exploitative. And the abolition of this system was aimed at redistributing land ownership and providing security to tenant farmers. फिर आते हैं आपके tenancy reforms. ये मैं आपको बहुत डिटेल में ऊपर बता चुकी हूँ, यहाँ पे फिर से देख लीजिए आप. They were introduced to protect the interest of tenants and provide them security. कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने आपको ऊपर नहीं बताई है. इसका मतलब फेयर रेंट हो, प्रोविजन ऑफ लैंड हो टू टेनेंट होल्डिंग्स, और लैंड स्पेसिफाइड पीरियड के लिए दिया जाए, और किसी भी आर्बिट्ररी एविक्शन, मैंने आपको बताया था ना, मेन प्रॉब्लम आई फिर जमींदारी के बाद, उससे प्रोटेक्शन मिल पाए. देन सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स बहुत अच्छे से हम कर चुके हैं. जो भी कॉन्सेंट्रेशन है एक हाथ में, उससे हटके सबके पास लैंड हो, सबका विकास हो, सबका साथ हो. फिर आपका लैंड कंसोलिडेशन मैं आपको बहुत अच्छे से ऊपर बता चुकी हूँ. इट इन्वॉल्व्स द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैगमेंटेड लैंड इनटू लार्जर एंड मोर वायबल यूनिट्स. ये आप लिख सकते हैं. जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. इन मेजर्स के बाद भी लैंड रिफॉर्म्स यूपी में बहुत से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम लैंड ओनर्स एंड इनएडिक्वेट इम्प्लीमेंटेशन, जिसकी वजह से बेनिफिट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन एबल टू सीप इन थ्रू द इंटेंडेड
beneficiaries and the state still has a large population of landless and marginal farmers. ऐसा तो है नहीं कि सब चौधरी हो गए हैं भाई, अभी भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये धीरे धीरे सब खत्म होगा, आपको लिखना है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए जरा एक बार, लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम आया 2008 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जो ये लैंड रिकॉर्ड्स हैं इनको अपडेट करना और इनको डिजिटाइज करना। सो दिस बॉट क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द टाइटल ऑफ लैंड होल्डर्स। आप जानते हैं भूलेख वेब पोर्टल, इट्स अ वेरी गुड वेब पोर्टल दैट हैज बीन क्रिएटेड टू कंप्यूटराइज all the land records of Uttar Pradesh in such a way that the day-to-day activities of land records can be streamlined. Streamlining के लिए ये पोर्टल बनाया गया था और पिछली बार आपने देखा ही था पूरा का पूरा। भूलेख पोर्टल मेंटेन्स द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ खतौनी, खसरा खतौनी नंबर और वो सब, उसका कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, वो तहसील से सारा डेटा लिया जाता है, इस पर अपडेट किया जाता है। भूलेख डेटा API is an interface of land record data which provides transparency with other applications. और लैंड रिकॉर्ड्स डेटा यूज करके आप लैंड रिकॉर्ड का डेटा, ओनरशिप की इन्फॉर्मेशन, लैंड रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया सारी तहसील्स में ये इंप्लीमेंट हो रहा है 2016 से वेरी सक्सेसफुली। इट इज़ अ वेरी गुड वेब बेस्ड लैंड डॉक्यूमेंट सिस्टम। दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड हियर। इसको आप लिख क्या सकते हैं, है ना भाई, बहुत बढ़िया। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहे लैंड रिकॉर्ड्स, नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के? कैपेसिटी बिल्डिंग का एस्टैब्लिशमेंट करना ऑफ की जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटराइजेशन करना ऑफ ऑल द लैंड रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग रीनेमिंग, कंप्यूटराइजेशन होना ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इट्स इंटीग्रेशन विद लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस सिस्टम, डिजिटाइजेशन ऑफ मैप्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्सचुअल एंड स्पेशियल डेटा, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है अच्छी, and survey updation of all the survey and settlement records including creation of original land records जहाँ जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे। So this is another very important program which is being successfully run. Benefits इससे क्या हुए आप वो देख सकते हैं, that a single comprehensive and transparent land records management system बन पाया हर स्टेट में, single window system आया for handling land records, updating land records and submitting them in public domain so that public can easily access the records, land pricing इससे regulate हुई, preparation हुआ of area level soil health cards, एक soil health card scheme आई थी ना, तो soil health card कैसे बनेगा? जब पूरे land का record होगा तभी उसके हिसाब से soil distribution अच्छे से हो पाएगा कि अच्छा वहाँ की ये मिट्टी है तो उसके लिए ये है, ये है, ये है। हर खेत की अलग से जाके थोड़ी ना वो हो रही है। स्मार्ट कार्ड्स बने फॉर फार्मर्स टू फैसिलिटेट ई गवर्नेंस एंड ई बैंकिंग, कॉम्पनसेशन क्लेम्स का सेटलमेंट हुआ, क्रॉप इंश्योरेंस आया, लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन पे अच्छे लॉज आए, एग्रीकल्चरल ग्रांट्स मिलने लगी, प्रिसिशन फार्मिंग होने लगी और कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, ये सारे पॉइंट्स जरूर देख के जाना, ठीक है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए, जाहिर सी बात है जब ये सारी चीज़ें चेंज होंगी तो एक्ट्स को और इन सब चीज़ों को अमेंड तो करना ही पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950। तो ये 24 जनवरी 1951 में पब्लिश हुआ, जमींदारी अबॉलिशन एक्ट देख चुके हो आप पहले। अब जो ये अमेंडमेंट बिल आया 2015 का, 2015 में ये पास हुआ एज दी उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड सिस्टम अमेंडमेंट बिल 2015। इसने रिलैक्स किए हैं रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन सेलिंग लैंड बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट पीपल टू पीपल बिलोंगिंग टू अदर कास्ट अमिड प्रोटेस्ट बाय ऑपोजिशन पार्टीज। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो ऐसी परमिशन दे सकता है अंडर 5 स्पेसिफिक कंडीशंस। जो एससी भूमिदार है, लैंड ओनर है, अगर उसका कोई सर्वाइविंग हायर नहीं है, मतलब कोई सक्सेसर नहीं है, if the person has settled or is ordinarily resident in a different district or state, या तो कहीं और ही चले गए हैं या फिर वो रहते ही कहीं और है, कभी कभी इधर आते हैं। if the person or a member of his family is suffering from a fatal disease and if the person is seeking permission to transfer in order to purchase any other land and if the land held by the applicant on the date of application does not after such transfer reduce to less than 1.26 hectares। इस वाले केस में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो परमिशन दे सकता है कि यस दे कैन सेल देयर लैंड, क्योंकि ये जो पहले तो उनको भाई लैंड दिया गया, फिर ये उसको बेचने लगे बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं? तो ऐसी क्लास लैंड ना बेचें, पर इस कंडीशन में वो थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया। अंडर सेक्शन 157A of this act, a person of scheduled caste had no right to transfer his land
by sale, gift, mortgage, or lease to a person of non-scheduled caste, except with prior approval of the collector. So collectors were barred from giving approval in case the land holding was smaller than 1.26 hectares. वो इन्हीं के interests को safeguard करने के लिए ऐसा हुआ था basically, because previously they were landless. तो फिर अभी वो नॉन स्केड्यूल्ड कास्ट जो है कई बार उनसे लैंड खरीद लेती थी, तो वो चीज़ पे रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया था. लेकिन फिर भाई कई बार होता है इंसान को बेचनी पड़ती है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं मान लीजिए किसी नॉन स्केड्यूल्ड कास्ट से, तो वो चाहेगा उसको बेचना, तो उसके लिए ये वाले जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया. इम्पैक्ट क्या रहा, लास्ट टॉपिक, इम्पैक्ट क्या रहा लैंड रिफॉर्म्स का उत्तर प्रदेश में, क्या रहेगा इम्पैक्ट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अच्छे से हुआ, भाई जो सरप्लस लैंड था वो लैंडलेस फार्मर्स के पास गया, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी कम होगी, पावर्टी कम होगी, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड helped to increase this number of small and marginal farmers, and it reduced the concentration of land ownership in the hands of few. Productivity improve हुई, लैंड रिफॉर्म्स ने हेल्प किया फार्मर्स को by providing them with security of tenure and access to credit and other resources to improve their productivity. This led to increased investment in farming and higher agricultural production. Poverty reduction, productivity यहाँ पे है ना, inequality कम होगी तो poverty भी कम होगी. तो यहाँ पे लैंड और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली लैंडलेस फार्मर्स को. तो डिस्ट्रीब्यूशन जो था सरप्लस लैंड का, इट रिड्यूस्ड इनकम इनइक्वालिटी एंड इट इंक्रीज्ड द सोशल मोबिलिटी. दीस आर ऑल द कीवर्ड्स. विमेन एम्पावरमेंट, इसकी वजह से लेडीज को उनके राइट्स मिले, लैंड ओनरशिप राइट्स मिले. जो लेडीज पहले जिनके पास कोई एक्सेस नहीं था लैंड को, नाउ दे हैड द अपॉर्चुनिटी टू ओन एंड कल्टिवेट लैंड, इंप्रूव देयर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, एंड द लैंड ओनरशिप ऑफ विमेन फार्मर्स इज in UP is 6.5%. Political participation, land reforms ने increase किया political participation among farmers, especially small and marginal farmers, and peasants who previously had limited political power now had a stake in the political process and were able to influence policies that affected their lives. A reduction in land disputes. So land reforms led to a reduction in land disputes. जाहिर सी बात है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, लैंड ओनरशिप के ऊपर ही तो सारे मुद्दे हैं, ज़मीन का ही तो झगड़ा है सारा. मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये तो आप जानते हैं डिजिटाइजेशन से, कंप्यूटराइजेशन से भाई जाहिर सी बात है लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइज होंगे, जिसकी वजह से एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी आएगी. देन आप लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड में दैट इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव just a minute. It is clear from the above that the land reforms had a positive impact on the lives of farmers of UP, especially the small and marginal farmers. उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई ना ये तो आप लिख के ही आएंगे. और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हुई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा फार्मर्स का, रूरल कम्युनिटीज़ का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड हुआ, पावर्टी कम हुई, इनइक्वालिटी कम हुई, सोशल जस्टिस को बढ़ावा मिला इससे. और फिर आप एंड में लिखेंगे ही हाउएवर there is a long way to go to ensure that the land reforms benefit all sections of society and that land related issues such as land disputes, illegal land transactions are effectively addressed. ये आप जरूर लिख सकते हैं, ठीक है. नीति आयोग का कोई लेटेस्ट इस चीज़ पे आया हो वो लिख सकते हैं आप. और ये आप लिख सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इन द रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी दैट इज डोमिनेटेड बाय लैंड एंड एग्रीकल्चर. So new and innovative land reform measures should be adopted with new vigor and it will help in reduce poverty also. ये रहा हमारा ये छोटा सा लेक्चर. ये हमारे सारे पेड ग्रुप्स के लिए आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं. बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए अच्छे से. मैं मिलती हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.